हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग शिक्षण विधियों की क्लास में बहुत अच्छी बात करने वाले हैं शिक्षण विधियों को लेकर, क्योंकि आज का सेशन आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, शिक्षण विधियों की मैंने बहुत सारी क्लासें डाल रखी है। आप लोगों ने अगर क्लासें नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर शिक्षण विधियों की सभी क्लासों को देख लीजिएगा। न केवल शिक्षण विधियों की बल्कि मैंने राजस्थान जीके के लिए भी महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आप लोगों को देखना चाहिए। चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग कुछ शिक्षण विधियों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, फिर उसके बाद अपन एमसीक्यू भी करेंगे। आज आप लोगों के सामने में हर्बर्ट ये विधि की बात करने वाला हूं दोस्तों। हर्बर्ट महोदय के द्वारा बहुत शानदार शिक्षण विधि दी गई है दोस्तों। हर्बर्ट की विधि उसकी बात करते हैं डिटेल से। देखिए दोस्तों, हर्बर्ट की पाठ्य योजना प्राचीनतम पाठ्य योजनाओं में से एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन, क्योंकि प्राचीनतम पाठ्य योजना की बात करते हैं हर्बर्ट महोदय। इस पाठ्य योजना का जन्मदाता प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार लगा लेना, क्योंकि पूछ सकता है हर्बर्ट ये विधि के प्रवर्तक कौन है या जन्मदाता कौन है। तो हर्बर्ट ये विधि हर्बर्ट महोदय के द्वारा दी गई है, अर्थात हर्बर्ट ये विधि के जन्मदाता है प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट महोदय। दोस्तों, अधिगम के संबंध में यह धारणा है कि प्रत्येक छात्र बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अधिगम से क्या तात्पर्य है? कुल मिला के बात यह है, अधिगम का संबंध यह है कि बाहर से छात्र को बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता रहता है। बिल्कुल, अगर मान लो किसी भी बाहरी वातावरण से कुछ भी अगर बालक को सीखने को मिलता है, उस पर जोर देते हैं हर्बर्ट महोदय। तो प्रत्येक छात्र बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता रहता है, अर्थात संचित करता रहता है मतलब ग्रहण करता रहता है। बाहर से जो भी ज्ञान मिलता है उसको सीखता रहता है। अपन अपने दैनिक जीवन में डेली कुछ ना कुछ हर रोज नया सीखते हैं, अर्थात ग्रहण करते हैं ज्ञान को। तो ज्ञान को डेली नए ज्ञान को संचित करना ही अधिगम का पाठ माना जाता है दोस्तों। यदि नवीन ज्ञान को छोटे छोटे सोपानों में बताकर उसे पूर्व संचित ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाया जाए तो छात्र उसे अधिक शीघ्र सुगमता से सीख सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि ज्ञान को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बताकर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, छोटे छोटे सोपानों से तात्पर्य है, अगर मान लो कोई विषय वस्तु है, जैसे टीचर किसी पाठ को लेसन को पढ़ा रहा है तो उसको इकाइयों में बांटकर, खंड में बांटकर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर और छात्रों के पूर्व ज्ञान का नॉलेज लेकर उसके आधार पर अगर पढ़ाएगा तो छात्र को सीखने में आसानी रहेगी, सुगम तरीके से कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है दोस्तों। तो इसीलिए छात्र स्टूडेंट के लिए ज्ञान देने के लिए टीचर को ध्यान होना चाहिए कि ज्ञान को छोटे छोटे सोपानों में बांटकर विद्यार्थियों तक प्रोत्साहित करना आना चाहिए। अगली बात कही गई है आपके सामने हर्बर्ट योजना में। हर्बर्ट पाठ योजना में स्मृति स्तर पर शिक्षक को अधिक प्रभावशाली माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। स्मृति स्तर मतलब मेमोरी लेवल पर सर्वाधिक प्रभावशाली किसको माना हर्बर्ट महोदय ने? तो शिक्षक को माना है दोस्तों। कुछ विधियां हैं जो छात्र को मानती हैं, लेकिन हर्बर्ट महोदय का आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मृति स्तर पर शिक्षक को सर्वाधिक प्रभावशाली किस विधि में माना है? तो हर्बर्ट विधि में शिक्षक को सर्वाधिक प्रभावशाली माना है। अगला पॉइंट है, यह पाठ्य योजना विषय वस्तु केंद्रित है। बिल्कुल, कुछ पाठ्य योजना छात्र केंद्रित होती है, कुछ शिक्षक केंद्रित है, लेकिन जो हर्बर्ट की जो पाठ्य योजना है दोस्तों विषय वस्तु केंद्रित है दोस्तों। इसमें विषय वस्तु को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है दोस्तों। तो विषय वस्तु केंद्रित की बात कही गई है हर्बर्ट महोदय के द्वारा अपनी विधि के अंतर्गत है। इसमें पाठ के छात्रों के सम्मुख प्रस्तुतिकरण को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कुल मिला के विषय वस्तु को प्रस्तुत करना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है दोस्तों। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया है हर्बर्ट महोदय के द्वारा।
छात्रों को अपनी आवश्यकताओं, रुचियों, मूल्य आदि को इसमें अधिक स्थान नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर टीचर का ध्यान केवल विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान रहता है कि छात्र को किस तरीके से विषय वस्तु को प्रस्तुत करना है, उसी पर टीचर जोर देता है दोस्तों। इसमें बालकों की रुचि तथा मूल्य आवश्यकता के अनुसार ध्यान नहीं दिया जाता है दोस्तों, ये इसकी कमी भी है। अगली बात है दोस्तों, हर्बर्ट विधि में एक तो स्पष्टता की बात की जा रही है। स्पष्टता में क्या है, तथ्य है यहाँ पर, तथ्यों व सामग्री को विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना। बिल्कुल सही है। अगर जैसे मान लो कुछ किसी को गद्य या पद्य पढ़ा रहा है टीचर, तो उसमें तथ्य जो भी फैक्ट हैं पाठ में, लेसन में, उनको विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट उच्चारण से तथा स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना। दूसरा है संबद्ध, अर्थात प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्यों नवीन ज्ञान को बालकों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। संबद्ध का तात्पर्य है दोस्तों जोड़कर, मतलब को रिलेट करके, कि अगर छात्रों को उस विषय वस्तु के बारे में पूर्व ज्ञान कितना है दोस्तों, उसका नॉलेज लेकर उस स्तर से बालकों को पढ़ाना, बालकों को उस विषय वस्तु के बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछना, छात्रों को किस स्तर के जवाब आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो उसको कनेक्ट करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाना, इस विधि में बात कही गई है दोस्तों। अगला पॉइंट है आपके सामने, नेक्स्ट पॉइंट है व्यवस्था। बालक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्यों व नवीन ज्ञान को व्यवस्थित रूप देना। बिल्कुल टीचर को यह पता होना चाहिए कि किस विषय वस्तु को किस तरीके से छात्रों को ज्ञान देना है दोस्तों। अगर कोई भी तथ्य या कोई फैक्ट विद्यार्थियों के सामने नया है, तो उसको ऐसे आसान तरीके से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना कि छात्रों को सीखने में आसानी रही है। अगला पॉइंट है विधि। तो किस विधि से कौन सा मेथड अपना रहा है टीचर। हर्बर्ट ने उपयुक्त सोपानों की विवेचना की, जिसे उसके शिष्यों ने अधिक स्पष्ट व महत्वपूर्ण करने का प्रयास किया है दोस्तों। तो उपयुक्त जो 3 सोपान है आपके सामने, उनको और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास हर्बर्ट महोदय के शिष्यों के द्वारा किया गया है। यह बात भी, हर्बर्ट विधि बहुत बड़ी विधि है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना तय है दोस्तों। इस प्रकार हर्बर्ट के शिक्षण पद अंतिम रूप से इस प्रकार है दोस्तों। तो कुछ और फैक्ट हैं हर्बर्ट महोदय के द्वारा। अब उसने बात की है प्रस्तावना की। प्रस्तावना आप लोग जानते हो, जब आप लोगों ने बीएड या बीएसटीसी की थी तो आप लोग पाठ योजना बनाते थे, उसमें सबसे पहले प्रस्तावना ही आता था दोस्तों। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, अगर आपने बीएड अच्छे ढंग से की है तो, कि प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना नाम आते ही आपके जहन में वो लेसन प्लान वाली डायरी आ जाना चाहिए, जिन लोगों ने ईमानदारी से बिना पैसे दिए खुद ने मेहनत करके वो टीचिंग लेसन प्लान वाली डायरियाँ बनाई होगी, या फिर विद्यार्थियों ने जो आपने इंटर्नशिप के दौरान इंटर्नशिप पे गए होंगे, तो आप लोग सब जानते हो प्रस्तावना में क्या होता है। वर्तमान पाठ को पढ़ाने के लिए छात्र को मानसिक तैयारी करना इस चरण के अंतर्गत है। बिल्कुल कोई भी टीचर को पाठ पढ़ाने के लिए बालक को मानसिक रूप से तैयार करना, ये थॉर्नडाइक महोदय के तत्परता के नियम की बात करता है दोस्तों। थॉर्नडाइक के द्वारा अभ्यास का सिद्धांत दिया गया है, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया गया है, उनमें 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए गए दोस्तों। तो मानसिक तैयारी का नियम थॉर्नडाइक महोदय के तत्परता के नियम पर आधारित है दोस्तों। वहाँ पर थॉर्नडाइक महोदय ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है दोस्तों, कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन घोड़े को पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता दोस्तों। बिल्कुल आपके सिलेबस में ही बात कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ सिलेबस बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपके पास साइकोलॉजी भी आएगी, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं साइकोलॉजी के, उसमें सीडीपी भी आएगी। और साइकोलॉजी में जो आपके टॉपिक हैं दोस्तों, अधिगम वाला 2nd ग्रेड में भी हैं, रीट में भी हैं। तो तत्परता का नियम, थॉर्नडाइक महोदय का नियम आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, थॉर्नडाइक महोदय की थ्योरी पूरी पढ़नी है। अगला, प्रस्तावना में अध्यापक को 2 या 3 प्रश्नों द्वारा छात्रों से उत्तर लेकर यह निकलवाने का प्रयास करता है कि आज कक्षा में उसे क्या पढ़ाया जाने वाला है। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे।
प्रस्तावना का मतलब यही है दोस्तों, कुल मिला के जो छात्रों से जो टीचर होता है वो 2 या 3 प्रश्न सीधे सीधे इस प्रकार के पूछता है कि उन प्रश्नों के माध्यम से ही छात्र को ये पता लग जाता है कि आज उनको किस बिंदु पर चर्चा की जाने वाली है, कौन सा लेसन उनको पढ़ाया जाने वाला है। दोस्तों जैसे मान लो आपके सामने 1857 की क्रांति अगर टीचर को पढ़ानी है तो 1857 की क्रांति से पहले पूछेगा कि महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया। फिर उसके बाद में कि हाँ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। फिर इस प्रकार से जो टीचर होता है अपने टॉपिक की घोषणा करता है। तो छात्रों आज हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर प्रस्तावना का उद्देश्य होता है टॉपिक या बिंदु को निकालना। अगली बातें, प्रसंग का ज्ञान कराकर वस्तु को छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध करने का प्रस्तावना में प्रयास किया जाता है। कुल मिलाकर बात यही है दोस्तों कि प्रस्तावना के माध्यम से बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है। 2 या 3 प्रश्न पूछकर छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर प्रस्तावना में प्रयास किया जाता है। अगली बात आती है दोस्तों, जैसे ही प्रस्तावना हो जाती है फिर अगला चरण आता है आपके सामने प्रस्तुतिकरण। अच्छा, प्रस्तुतिकरण अर्थात पाठ को प्रस्तुत करना। किस तरीके से टीचर प्रस्तुत करता है दोस्तों, सबकी अलग अलग टीचिंग मेथड्स होती है, अलग अलग शिक्षण विधियां होती है दोस्तों। लेकिन जो प्रस्तुतिकरण के बारे में देखिए आप लोगों के सामने दे रखा है प्रस्तुतिकरण। संपूर्ण पाठ को 2 या 3 चरणों में विभक्त कर, चरण है यहाँ पर, चरणों में विभक्त कर छात्रों को समूह में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे समग्र पाठ को उनके समझ में आ जाए। इस पाठ का प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं दोस्तों। जो लेसन होता है उसको या 2 या 3 चरणों में बांट देते हैं दोस्तों। अगर मान लो कोई भी पाठ है या कविता है तो कविता में पद्य जो भाग होता है उसमें सर्वप्रथम कविता के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है दोस्तों, परिचय दिया जाता है कि यहाँ पर कवि किस बारे में कहने वाला है। अगर मान लो जो कविता होगी हिंदी में हास्य भाव की होती हैं दोस्तों, रस श्रृंगार रस की जो कविताएं होती हैं तो उसमें कुल मिला के प्रेमिका लवर होता है दोस्तों। तो प्रेमिका और वो प्रेमिका के बारे में बताता है और कुल मिलाकर प्रेमिका के बारे में बात करता है। फिर अगले जो चरण होता है, दूसरा जो स्टेंजा होता है उसको मैं बोलूँ, दूसरी जो पंक्तियाँ होती हैं उसमें उनके प्रेम का इजहार किया जाता है दोस्तों। अर्थात जब प्रेमी और प्रेमिका मिल जाते हैं तो उन जो अपने एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते हैं उन बातों का वर्णन दूसरे चरण में किया जाता है। कुल मिलाकर आप लोगों को मैं उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों। और जब मिल जाते हैं, वो बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो उनका जो सुख दुख की बातें उसके वर्णन किया जाता है। और जो अगला चरण होता है दोस्तों, अंतिम चरण होता है, उसमें जैसे ही उनके बिछड़ने का समय आता है तो एक दूसरे की याद में गाना गाते हैं दोस्तों। कुछ पंक्तियां कवि इस प्रकार लिख देता है। तो इस प्रकार से पाठ को 2 या 3 चरणों में कवि या फिर जो टीचर पढ़ाने वाला होता है विभक्त कर देता है और पाठ का प्रस्तुतिकरण कर देता है। छात्रों को समझने में आसानी रहती है दोस्तों। बहुत अच्छा मैंने उदाहरण दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अगली बात आती है आपके सामने तुलना की, अर्थात कंपैरिजन की। छात्रों के पूर्व संचित ज्ञान एवं वर्तमान ज्ञान की तुलना की जाती है। बिल्कुल कि छात्र को इस विषय वस्तु के बारे में पुराना ज्ञान कितना है तो और वर्तमान ज्ञान कितना प्राप्त करता है। पूर्व संचित ज्ञान और वर्तमान ज्ञान की तुलना की जाती है तथा अन्य विषयों के ज्ञान का स्थानांतरण भी किया जाता है। बिल्कुल दूसरे विषय का ज्ञान भी इसमें काम आता है दोस्तों। जैसे मान लो मैं आपके सामने बात करूं, हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूं तो हिंदी व्याकरण में आपको अंग्रेजी की व्याकरण से तुलना करके पढ़ा सकता हूँ। जैसे आप लोग इंग्लिश में टेंस पढ़ते हो, हिंदी में काल चलते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, उसी प्रकार आपके इंग्लिश में भी टेंस चलते हैं दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और
फ्यूचर टेंस या फिर आपके सामने बात करूँ मैं दोस्तों किस टॉपिक की, संज्ञा की। आप हिंदी में पढ़ते हो संज्ञा, संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उधर आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो दोस्तों प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो इस प्रकार से एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के ज्ञान में स्थानांतरण भी किया जाता है। भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का निवारण व्याख्या, संघ का आदि को टीचर ध्यान में रखता है दोस्तों। कुल मिलाकर तुलना में इस प्रकार बातें की जाती हैं। अगली विधि है आती है आपके सामने दोस्तों, बाल उद्यान विधि। बालोद्यान विधि क्या होती है? एक बालक को शिक्षक के लिए यह एक दूसरी विधि है। इसका प्रयोग जर्मनी देश के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री दोस्तों, ये छोटे बालकों के शिक्षण के लिए दूसरी शिक्षण विधि है। तो इसका प्रयोग जर्मन के जो शिक्षा शास्त्री हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी आपके मिसप्रिंट है, फ्रोबेल महोदय हैं दोस्तों। कौन है? फ्रोबेल। जर्मन के शिक्षा शास्त्री हैं फ्रोबेल। फ्रोबेल महोदय ने 3 से 7 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देने के लिए इस विधि का प्रयोग किया था दोस्तों। किस स्तर के बालकों के लिए? 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए। कौन है इसके प्रवर्तक? फ्रोबेल महोदय, जर्मन देश के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं दोस्तों फ्रोबेल महोदय। उसने पहले विद्यालय को एक उद्यान का रूप दिया जिसको किंडरगार्टन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, विद्यालय को उन्होंने एक उद्यान दिया, उद्यान का नाम दिया और इस विधि को किंडरगार्टन कहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन रेट लेवल 2 24 जुलाई 2022 को पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल चिंतित नहीं रहे, क्योंकि आपके सामने कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से लाया जा रहा है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, बिल्कुल आप लोग बने रहिए अंतिम समय तक। आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आप बिना किसी चीज़ टेंशन के रीट पात्रता परीक्षा पास कर लोगे। तो उसका कहना था, अर्थात फ्रोबेल महोदय का कहना था कि इस उद्यान में शिक्षक माली है। तो बालोद्यान इस विधि को कहा है दोस्तों, किंडरगार्टन कहा है। शिक्षक तो कौन है इस उद्यान में? माली हैं। और बालक कौन है? फूलों के पौधे हैं दोस्तों। शिक्षक तो हो गए माली और बालक हो गए फूलों के पौधे। तो माली का काम होता है सामग्री जुटाना मात्र, और पौधों को स्वतंत्रता से विकसित होने देना। माली का काम सामग्री जुटाना मात्र है, अर्थात टीचर हैं दोस्तों, वो विषय वस्तु को बालकों के सामने प्रस्तुत करेगा। पौधों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने देना मतलब छात्रों को अपने अपने तरीके से पढ़ाई करने में मदद करना। इसलिए यह विधि बाल उद्यान विधि कहलाई है। बाल उद्यान विधि कहलाई है। तो कुल मिलाकर माली तो कौन हो गया? शिक्षक हो गया। और पौधे कौन हो गए? छात्र कौन हो गए? फूलों के पौधे। अब इस विधि की मुख्य विशेषताएं आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। एक तो है इसकी मुख्य विशेषता स्वतंत्र वातावरण, एक है दोस्तों स्वतः विकास की क्रिया, एक है एकता की भावना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, खेलों के माध्यम से शिक्षा। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, स्वतंत्र वातावरण की बात करते हैं, स्वतः विकास की बात करते हैं, और खेलों के माध्यम से शिक्षा, सामूहिक भावना, क्योंकि बात ही किंडरगार्टन है, खेल का मैदान है दोस्तों। तो खेल के मैदान में तो समूह भावना का विकास होता ही है। तो उसी प्रकार से बालोद्यान विधि में भी दोस्तों खेलों के माध्यम से शिक्षा, सामूहिक भावना का विकास और प्राकृतिक सौंदर्य के निरीक्षण पर बल दिया जाता है दोस्तों। तो अगला अब आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? परिवर्तन से संबंधित नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है? अधिगम में हो रहे विकास से संबंधित है। कोर्स में एक पूर्व निर्धारित चरण है। तो रचनात्मक मूल्यांकन इनमें से क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है? शिक्षण अधिगम में हो रहे विकास से संबंधित हैं दोस्तों। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बालक ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है इसका मूल्यांकन करना रचनात्मक मूल्यांकन है। तो अधिगम में हो रहे विकास का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित हैं, तो मूल्यांकन के पक्ष में इनमें से क्या सम्मिलित हैं? मात्रात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष या प्रेरणात्मक पक्ष? दोस्तों मूल्यांकन के पक्ष में कौन सम्मिलित है? ज्ञानात्मक पक्ष मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है। दोस्तों ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है। दोस्तों ज्ञानात्मक का अर्थ होता है दोस्तों रटाकर जो शिक्षा देते हैं। दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं में जैसे बालक चिंतन करने में सक्षम नहीं होता है, तो प्राथमिक स्तर पर बालकों के ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को किसी भी विषय वस्तु को रटाकर याद करवाया जाता है। दोस्तों तो ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति प्राथमिक कक्षाओं में की जाती है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के चित्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है। तो भाषा शिक्षण के प्रयोग में चित्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है निदानात्मक परीक्षा विधि, योग्यता परीक्षा या भावनात्मक? दोस्तों भाषा के चित्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधि वो हो जाएगी आपके सामने योग्यता परीक्षा। सी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।